मैं राजवीर सिंह शुरान एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री SRR मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट फर्स्ट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें अपने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, कार्बोकैटाइंस, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उसमें क्रियाशील मध्यवर्ती, इनके बारे में खूब अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ टू डिटरमाइन दी रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि निर्धारण करने की विधियां, इनको अपन डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 5 मेथड हैं जिसके द्वारा अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रमुख रूप से जो 5 विधियां हैं, उसमें पहली विधि उत्पाद विश्लेषण यानी प्रोडक्ट एनालिसिस, दूसरी मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, तीसरी समस्थानिक विधि यानी आइसोटोपिक मेथड, चौथा बलगतिकीय विधि यानी काइनेटिक मेथड, और पांचवी जो है वो त्रिविम रासायनिक विधि यानी स्टीरियोकेमिकल मेथड। तो फर्स्ट जो विधि है इसमें उत्पाद विश्लेषण, तो इसको अपन डिस्कस करें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि निर्धारण करने के सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत विधि है उस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद या सह उत्पादों की पहचान करना, और इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों की यील्ड भी क्रिया विधि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी उत्पाद विश्लेषण में अपने को अभिकारक से उत्पाद बनने में उसका यील्ड कितना बनता है, उत्पाद किस प्रकार से बनता है, सह उत्पाद किस प्रकार से बनता है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपन इस क्रिया विधि का निर्धारण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी अभिक्रिया की प्रस्तावित क्रिया विधि में केवल एक उत्पाद बनना चाहिए और प्रायोगिक रूप से 2 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं, एक मुख्य और दूसरा गौण, तो यह इस तथ्य को प्रदर्शित कर रहा है। तो प्रस्तावित क्रिया विधि जो है, प्रपोज्ड मैकेनिज्म जो है, कॉम्पिटिटिव के साथ साथ भी चलती रहती है। उत्पाद विश्लेषण के कुछ मुख्य उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे सामान्य हाइड्रोजनीकरण के स्वतः ऑक्सीकरण के दौरान मुख्य उत्पाद के रूप में हाइड्रो पेरोक्साइड का निर्माण होता है। हाइड्रो पेरोक्साइड का बनना इस अभिक्रिया की मुक्त मूलक क्रिया विधि की ओर संकेत करता है। यानी कोई हाइड्रोकार्बन लिया अपन ने कोई भी, तो इस हाइड्रोकार्बन के अंदर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो ये एल्किल फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल का प्रोडक्ट बन गया। फिर ये एल्किल फ्री रेडिकल है, दूसरी स्टेप में ऑक्सीजन के फिर मूल आए तो अल्कोक्साइड फ्री रेडिकल जो है वो बन गया। और इस अल्कोक्साइड फ्री रेडिकल जो है इसकी पुनः RH के साथ रिएक्शन कराएं तो हाइड्रोपेरोक्साइड जो है वो बनता है प्लस एल्किल फ्री रेडिकल निकल जाता है, ये पुनः इस B स्टेप में चला जाता है। इसी प्रकार से ये अल्कीन के ऊपर अगर अपन हेलोजन की रिएक्शन कराएं तो डाई हेलो अल्केन जो है प्रोडक्ट बनता है। इसके अंदर भी पहले पद के अंदर ये एक सामान्य सी रिएक्शन है। क्रिया विधि अगर देखें तो पहले ब्रोमीन है, ब्रोमीन का आयनाइजेशन होगा FeBr3 की उपस्थिति में, तो Br प्लस और Br माइनस बनेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर ब्रोमीन का योग कराएंगे तो ये साइक्लोप्रोपेन टाइप जो प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमीन का। फिर उसके बाद दूसरे पद में अपन पुनः इस Br माइनस का योग कराएं या X माइनस का योग कराएं तो इस प्रकार से ये उत्पाद बन जाता है। इसी प्रकार से यदि टोल्यूइन लें, क्लोरीन FeCl3 लें तो ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और पैराक्लोरोटोल्यूइन बनता है। इसकी भी रिएक्शन जो है मैकेनिज्म जो होगी, या फिर क्लोरीन और साथ में सनलाइट लेते हैं तो बेंजील क्लोराइड प्रोडक्ट बनता है, तो ये इसकी रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। इस प्रकार से
दूसरा, यदि क्लोरीन की उपस्थिति में अपन HNO के साथ रिएक्शन कराएं तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। सेकंड स्टेप के अंदर मेथिल प्लस मेथेन लें प्लस इसका क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो HCl और मेथिल मुक्त मूलक बन जाता है। मेथिल मुक्त मूलक क्लोरीन के पुनः मुक्त मूलक बनाता है, तो मेथिल क्लोराइड और क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोडक्ट बन गया। और थर्ड स्टेप के अंदर क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है कि 2 मोल मिलकर के क्लोरीन अणु बनता है। मेथिल फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल मिलकर के मेथिल क्लोराइड, और मेथिल के फ्री रेडिकल के 2 मोल आपस में संयुक्त होकर के एथेन बना लेते हैं, तो ये तृतीय पद है। नाउ एनिलीन है, इसकी रिएक्शन कराएं अपन कंसनट्रेट HNO3 यानी नाइट्रेशन कराएं, तो इसके अंदर पैरानाइट्रोएनिलीन 51%, मेटानाइट्रोएनिलीन 47% और ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन जो है वो करीब 10% प्रोडक्ट बनता है। इसमें मध्यवर्ती जो है एलिनियम आयन बनता है। फिर है इस मध्यवर्ती आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी सेकंड मेथड है मध्यवर्ती का पृथक्करण करें। तो इसके लिए एक कॉमन एग्जांपल है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें अमाइड लेते हैं ब्रोमीन प्लस 4 KOH, तो एक कार्बन परमाणु कम वाला अमीन जो है इसके अंदर यानी RnH2 बनता है प्रोडक्ट। जैसे अपन ने अमाइड लिया, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई, तो एन ब्रोमो एल्केनेमाइड बन गया। इसमें से प्रोटॉन निकाला तो एन ब्रोमो ये ऋण आयन बन गया। ब्रोमाइड आयन निकाल दिया तो एसिल नाइट्रीन RCON ये बन गया। इसका पुनर्विन्यास करा दिया अपन ने, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यानी अल्किल आइसोसाइनेट बन गया। और इसकी अगर KOH के साथ रिएक्शन कराएं तो पोटेशियम कार्बोनेट निकल जाएगा और अमीन जो है वो प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ये नेबर रीअरेंजमेंट है, इसकी भी अपन रिएक्शन मध्यवर्ती जो है ये इस प्रकार का B इसमें दिखा रखा है रिएक्शन के अंदर। तो इसका अपन रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है क्रियाशील मध्यवर्ती का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से भी काम में ले सकते हैं। जैसे फ्लैश फोटोलाइसिस है, तो किसी भी जनरल रिएक्शन के अंदर वांछित टेम्परेचर प्रास में बनने वाली अल्पावधि वाले मध्यवर्ती की पहचान फ्लैश फोटोलाइसिस विधि द्वारा की जा सकती है। इस विधि में क्रियाकारकों को दृश्य या पराबैंगनी नक्षत्र प्रकाश की फ्लैश द्वारा इसको अपन विकिरणित करवा सकते हैं तथा उत्तेजित हो सकते हैं। ये ऐसे ही बलगीति अध्ययन के द्वारा जो है इस मध्यवर्ती की पहचान तथा भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है इंटरमीडिएट की स्टडी के लिए। 13 कार्बन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये कई प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी जिनके द्वारा अपन ट्रैपिंग है कार्बोकैटायन का, जैसे ट्रैपिंग कर लें पिंजरीकरण, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। तीसरी जो विधि है इसकी वो है समस्थानिक विधि, आइसोटोपिक मेथड। यानी कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें अपने को ये पता नहीं कि उत्पाद के अंदर आइसोटोप को देख करके उस अणु के अंदर परमाणु का आइसोटोप को देख करके अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मैकेनिज्म की, इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको जानने के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो उपस्थित परमाणु से संपूर्ण समस्थानिक को स्थापित कर दिया जाता है तथा स्थापित किए गए समस्थानिक को विशिष्ट विधियों द्वारा पहचाना जाता है। जैसे एस्टर का जल अपघटन करते हैं अपन, तो एस्टर के अंदर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एस्टर में 2 प्रकार के बंध हैं अगर जल डालेंगे तो, एक तो एसिल ऑक्सीजन बंध है और दूसरा एल्किल ऑक्सीजन बंध है। तो इसमें कौन सा बंध टूटता है? दोनों के अंदर ही अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिड और एल्कोहल बनते हैं। तो एस्टर के जल अपघटन में बंध विघटन की स्थिति को जानने के लिए अपन ऑक्सीजन 18 यानी आइसोटोप ले लेते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। तो एस्टर लिया H2O 18 ये इसका समस्थानिक ले लिया, तो प्रोडक्ट आ गया RC डबल बॉन्ड O O18H प्लस R-OH। इसका मतलब क्या है कि इस क्रियाविधि के अंदर एसिल और ऑक्सीजन के बीच का ही बंध का विखंडन होता है, न कि एल्किल ऑक्सीजन के बीच का। दूसरा इसमें मैकेनिज्म, दूसरी रिएक्शन उदाहरण दे सकते हैं अपन, क्लोरोबेंजीन एसोडामाइड के साथ या लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं तो इसमें एनिलीन बनती है।
और इस एनिलीन के अंदर भी इसकी अगर मैकेनिज्म देखें तो क्लोरोबेंजीन है, इसके पहले रिएक्शन कराते हैं NH2 माइनस यानी बेस लेते हैं, तो बीटा हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करके ये मध्यवर्ती बेंजाइन जो है वो बना लेता है। फिर बेंजाइन का एडिशन इसके ऊपर कराते हैं तो एक स्टार बेंजाइन के ऊपर एक कार्बन जो है जो त्रिबंधित है, इसके ऊपर एक स्टार लगा हुआ है, तो स्टार वाले कार्बन के ऊपर NH2 का प्रतिस्थापन हो सकता है, जैसा कि प्रोडक्ट ए में दिखाया है। दूसरी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बी के अंदर स्टार ऊपर रह जाता है और NH2 जो है वो इसके पास वाले कार्बन पर यानी स्टार के पास वाले कार्बन पर जुड़ता है बेस। तो इसका मतलब क्या है कि ये साइन सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, काइनेटिक स्टडी है यानी केमिकल काइनेटिक्स, यानी फोर्थ मेथड जो अपन पढ़ सकते हैं वो क्या है, बलगतिकी अध्ययन बोलते हैं इसको, चौथे मेथड को। और इस मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड ले लिया और उसकी अपन कोटि का निर्धारण कर लेते हैं कि इस रिएक्शन की कोटि क्या होगी। अगर मान लो अभिक्रिया की कोटि 1 आती है, इसका मतलब क्या है, SN1 क्रिया विधि हो सकती है। और अगर कोटि रिएक्शन की 2 आती है यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि 2 आती है तो इसको अपन SN2 रिएक्शन बोलेंगे, यानी मैकेनिज्म जो होगी वो SN2 होगी। SN2 मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। तो कुल मिलाकर के ऐसी रिएक्शंस को अपन इस काइनेटिक मेथड के द्वारा जो है स्टडी कर सकते हैं। जैसे अपने टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड लिया, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है कार्बोकैटायन बन गया और सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन के ऊपर जो है OH आयन का एडिशन करा दिया तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल जो है वो प्रोडक्ट बन गया। इसी प्रकार से त्रिविम रासायनिक विधि है, यानी ये ऐसी रिएक्शंस, ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें उत्पादों का निर्माण जो है त्रिविम समावयव के रूप में होता है, यानी उनके लिए त्रिविम रासायनिक अध्ययन के आधार पर एक उपयुक्त क्रिया विधि प्रस्तावित की जा सकती है। एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है का पता त्रिविम रासायनिक विधि से आसानी से किया जा सकता है। जैसे SN2 अभिक्रिया में प्रतिस्थापन के बाद स्टीरियोजेनिक केंद्र पर विन्यास का प्रतिपन्न होता है और यह प्रतिपन्न तभी दृष्टिगोचर होता है जब प्रतिस्थापन का केंद्र असममित या कीरल होता है। तो SN2 के अंदर बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं अपन और लिविंग ग्रुप जो है Cl या Br जो भी है, ये Lg लिखा हुआ है, ये लिविंग ग्रुप निकल जाता है न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक होता है और इसमें प्रोडक्ट का प्रतिपन्न होगा। तो SN2 अभिक्रिया के अंदर SN2 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन है, उसके अंदर यदि प्रोडक्ट में प्रतिपन्न होता है इसका मतलब कन्फर्म ये SN2 मैकेनिज्म है। अदरवाइज क्या होगी, SN1 रिएक्शन होगी। SN1 रिएक्शन के अंदर जो है बीच में यानी 2 स्टेप में होगी, बीच में कार्बोकैटायन बनेगा जैसे उपरोक्त भी दिखाया हुआ है अपने रिएक्शन में, और कार्बोकैटायन से फिर न्यूक्लियोफाइल जो है सेकंड स्टेप में अटैक करेगा। तो कुल मिलाकर के SN2 क्रिया के अंदर प्रोडक्ट का प्रतिपन्न होता है। तो कुल मिलाकर के ये फर्स्ट यूनिट जो आपकी कंप्लीट होगी, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। थैंक यू।